ये देखो मैंने टेबल बना रखी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चले साहब आगे, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही? पक्का? अगली केस स्टडी की तरफ चलते हैं, और मैं आपको जहां जहां जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं बस आप तो वो मार्क करते जाइए। जब अपन केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आपको वहां से क्वेश्चंस भी भरपूर मिलेंगे, और आप ये पाएंगे कि बाय मेकिंग अ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप केस स्टडी को बहुत ही मिनिमम टाइम में क्रैक कर सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है मालिक? डेलीगेशन। और इस अप्रोच को या इस डेलीगेशन को मैंने एक नाम दिया जिसका नाम है सास बहू अप्रोच। एक बहुत बढ़िया एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बेटा आप समझिएगा मैं इसमें आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। बेटा सास और बहू का जो रिलेशन है वो हमारे बीएस के लिए क्या काम का है वो समझा रहा हूं, तुम तुम्हारे अलग मत चले जाओ। हम अलग ही खुश हो जाता है कि चलो अब आएगी कुछ बात। बेटा आप समझिएगा सास बहू के रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो अपन ऐसा उनको नाम देते हैं कि सास ऑब्वियसली बात है बहू के कंपेयर में क्या होती है? सीनियर है, उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा डिसीजन लेने की पावर है, तो उसको मैं बोलता हूं सुपीरियर, और बहू को बोलता हूं उसका सबऑर्डिनेट। अरे करेक्ट? कभी तुमने देखा बहू ऑर्डर दे देती हो सास को कि चलो मैं बैठी हूं चाय बना कर लाओ? नहीं, वो तुम्हारी थोड़ी पूछ रहा हूं पागलो, आजकल वही होता है, अलग ही चले जाते हैं। तो सर आप समझो ऑर्डर देने का पावर किसको है? सास को है। ऑर्डर फॉलो कौन करेगा? बहू। सर बहू ऑलवेज अकाउंटेबल है, आंसरेबल है किसको? सास को। लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि बहू को आए हुए 3-4 साल हो चुके हैं, मतलब अब बहू एडजस्ट कर चुकी है पूरा। अब सास को लगता है कि यार अब बहू सबको समझ चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं अब चैन से अरे मर नहीं सकती हूं, मैं चैन से अब थोड़ा सा हाँ रिटायरमेंट लेकर घूमने फिरने जा सकती हूँ, थोड़ा धार्मिक प्लेसेस पर जाऊं, तीर्थ यात्रा कर सकती। करेक्ट, वो वर्ड नहीं आ रहा था। आप समझिएगा बात को, रुको रुको समझो बात को। तो वो ऐसा समझ गई है कि यार अब जो मेरा सबॉर्डिनेट है वो इस लायक हो गया है कि मैं इसको अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर। तो आपने देखा डेली सोप सीरियल में यहां पर एक चाबी लटकी रहती है, बड़ी सी ऐसे गुच्छा चाबियों का, है ना? अरे अभी भी होता है बेटा। अब सोचकर देखो वो गुच्छा पता है सास अपने से मतलब सोते समय भी खुद की छाती पे ही बांध के रखती है वो, हाँ। लेकिन फिर जब उसको लगे कि भाई बहू अब लायक हो गई, अब मैंने तीरथ जाना चाहिए, तो वो गुच्छा ऐसे निकाल के देती कि नहीं हाथ में कि ये पकड़ो, हाँ गोपी बहू जैसे कि हे गोपी बहू अब तुम लायक हो, ये पकड़ो शादी चाबियों का गुच्छा, और और अब तुम लायक, अब तुम लायक हो चुके। करेक्ट ना? सर समझे डेलीगेशन भी यही है। सर डेलीगेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर से। सर डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजंस, डिसीजन लेने की पावर को बोलते हैं अथॉरिटी। जब सर अथॉरिटी का डाउनवर्ड ट्रांसफर होगा फ्रॉम सुपीरियर टू, उसी को बोलते हैं राजा डेलीगेशन, उसी को ही क्या बोलेंगे? डेलीगेशन। आओ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। डेलीगेशन रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू। तो सास ने क्या किया? अपनी जो डिसीजन लेने की पावर थी, जो सारे डिसीजंस अभी तक सासों मां लेती थी, अब उन्होंने वो किसको दे दिए कि मेरे बिहाफ पर अब तू डिसीजन लेना। हुआ ना डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज डेलीगेशन। अरे चलेगा क्या? आगे क्या लिखा? इट इज प्री रिक्विजिट टू efficient functioning of organization because it enables a manager to use his time on। सर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ना हो तो मैनेजर बेचारा सारे काम करता रहेगा, उसके पास और हायर प्रायोरिटी एक्टिविटीज के लिए टाइम, लेकिन बाय मेकिंग अ डेलीगेशन वो अपना टाइम फ्री अप कर लेगा। अब सासू मां फ्री हो जाएंगी क्योंकि उनके अब काम कौन करने लगा है, तो उनका जो बचा हुआ काम है वो हाई प्रायोरिटी वाले जो काम है जो बहू नहीं कर सकती है, उन कामों पर बहुत बढ़िया से ध्यान दे सकती है। इसलिए प्री रिक्विजिट है, अगर आप इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहते हो तो डेलीगेशन तो आपको करना पड़ेगा। अगला क्या लिखा? डेलीगेशन हेल्प अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज
वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वॉट ही हिमसेल्फ। सर डेलीगेशन एक मैनेजर को इस लायक बना रहा है कि वो अपनी एक्टिविटीज को, अपने एरियाज को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। अदरवाइज अगर वो डेलीगेशन ना करे तो बेचारा अकेला जो कर सकता है वही करता रहेगा, क्योंकि बाकी तो उसका हाथ बटाने के लिए कोई है नहीं। हाउएवर, ये मेरा फेवरेट है बेटा, यहां से फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो क्यों ना बेटा आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चन में मिल जाए, मिलेगा जरूर। क्या सर, डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है फ्री हो जाना। सर क्या मुझे आप बताएं, अगर सासू मां ने अपनी पूरी अथॉरिटी या अपनी पूरी अथॉरिटी में से कुछ अथॉरिटी बहुरानी को ट्रांसफर कर दी है, और कल को बहुरानी कोई गलत काम कर दे, काम उससे ना बने, कोई गलती कर दे, तो क्या सारी जिम्मेदारी बहू की ठहरा दी जाएगी? जो बड़े लोग होंगे वो क्या बोलेंगे कि तूने बहू को अथॉरिटी दी, वो तू जाने, अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी थी? सर बाय मेकिंग अ डेलीगेशन, सुपीरियर अपनी जिम्मेदारी से कभी भी फ्री नहीं माना जाएगा कि वाह उन्होंने डेलीगेशन कर दिया तो मैनेजर फ्री हो गए, चलो भाई अपन चलते हैं घूमने। सर भले मैनेजर ने, भले सुपीरियर ने डेलीगेशन क्यों ना कर दिया हो, स्टिल योर सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क टू दी हायर लेवल मैनेजमेंट। अरे टॉप मैनेजमेंट ये थोड़ी पूछेगा कि तुमने किसको दी, उसको पकड़ के, नहीं, हमने तुमको बोला था, उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो बेटा कभी भी ऐसा ना समझा जाए कि डेलीगेशन मींस होता है एब्डिकेशन, नहीं, डेलीगेशन डज नॉट मींस एब्डिकेशन। सुपीरियर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल, स्टिल लायबल फॉर दैट वर्क, इसी को बोलते हैं सर डेलीगेशन डज नॉट मींस एब्डिकेशन। बोलो बात समझ में आती क्या? असर्शन रीजनिंग में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखो लिखा है ना, द मैनेजर शैल स्टिल अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। भाई मैनेजर ने जिसको डेलीगेशन दिया था उसने क्या काम किया, कैसे किया, उस काम के लिए अकाउंटेबल कौन है? स्टिल मैनेजर ही अकाउंटेबल है, क्योंकि डेलीगेशन करने से मैनेजर अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हुआ है। बोलो साहब समझ में आती क्या बात? पक्का? चलो साहब, डेलीगेशन के कितने एलिमेंट हैं? 3, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड इज, सर इंडिविजुअल का वो राइट जो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर पाए, ऑर्डर दे पाए, कमांड दे पाए, उसी राइट को ही क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। अरे बोलो भैया, अथॉरिटी ऑल्सो रिफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस, चलेगा। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम, तो अथॉरिटी कहां से फ्लो होगी बेटा? ऑलवेज बेटा डाउनवर्ड ट्रांसफर हुआ या डाउनवर्ड फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम। भैया सबसे हाईएस्ट वाले के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ऊपर वाला जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा है वही तो नीचे वाले को दे सकता है। हाँ बेटा, अपन बच्चा बाप को थोड़ी अथॉरिटी देगा। अरे समझते क्या बात को, कि पापा कोई बात नहीं, आप लेट भी आ जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। समझ रहे ना बात को? सेकंड क्या लिखा बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन टास्क। मालिक आपको जो काम दिया गया है उसके लिए आप ऑब्लिग्ड हो, आपको वो काम करना पड़े, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या लिखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज। सर आपका सबऑर्डिनेट क्या है? ऑब्लिग्ड है कि उसको जो काम दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से करे। तीसरा क्या होता है मालिक? थर्ड एलिमेंट नंबर 3। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो क्या होगा? अपवर्ड। मालिक छोटे लोग, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपीरियर, सबऑर्डिनेट जो जूनियर आदमी है वही तो ऊपर जिम्मेदारी फ्लो करेगा। या बच्चा जिम्मेदार होता है, अगर कुछ तुम्हारा रिजल्ट खराब आए तो मालिक कौन जिम्मेदार है? आप ही हो ना यार, पापा को थोड़ी जिम्मेदार ठहरा दोगे, तुम ठहरा भी दो नालायक को। हाँ। थर्ड क्या लिखा बेटा? अकाउंटेबिलिटी। वर्ड बहुत ध्यान रखना बेटा, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड हैं। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग,
सर जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल आउटकम आया, उसके लिए जवाबदेही किसकी है, आंसरेबल कौन है, वो कहलाती है अकाउंटेबिलिटी। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, मतलब एक बार आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आप टेंशन मत लो, तो फिर कहानी बनती किसकी, अकाउंटेबिलिटी की। वन कैन नॉट डिनाई। देखो यार, अगर एक बार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है सर आप टेंशन मत लो, मैं बढ़िया रिजल्ट लेके आऊंगा, फिर तुम अकाउंटेबिलिटी से पीछा, अगर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी से पीछा छुड़ाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट मत करो। अरे समझ में आती क्या बात। लेकिन एक बार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाए, एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, फिर बेटा अकाउंटेबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। फाइनल आउटकम के लिए आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है, पक्का। बेटा इन तीनों में कंपैरिजन दिया है, अकाउंटेबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में। इस टेबल को एक बार आप बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा। मूविंग अहेड सर, क्या चलें आगे, चलते हैं सर आगे। अगला क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सर पहला क्या लिखा है, इफेक्टिव। मैं अच्छा ऊपर ही पढ़ा था कि सर अगर डेलीगेशन किया जाता है तो जो हमारा मैनेजर है वो अपना टाइम को फ्री अप कर पाएगा और मोस्ट प्रायर एक्टिविटीज पर, या ऐसी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर अपना ध्यान दे पाएगा। सो दूसरा क्या लिखा है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अरे आप सोचकर देखो, अभी तो सासू माँ जिंदा है ना, फिर भी सासू माँ अपने कुछ काम बहू को दे रही हैं, तो बहू बिना सास बने सास के काम कर रही है। मतलब कल को जाकर जब सही में सासू माँ ना रहें तो बहू लायक है सास बनने की, अब कोई टेंशन। अरे समझ रहे ना, आप सोच कर देखो, अगर डेलीगेशन ना होता और एक सास चली जाती, बहू को कुछ आता ही नहीं है, उसको तो ये तक नहीं पता कि चाबियों का गुच्छा कहां है, कितने ताले तोड़ेगी बहू। अरे समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो सर अच्छा जो डेलीगेशन है बेटा, वो एम्प्लॉय को क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। मोटिवेशन ऑफ, अरे आप सोच कर देखो, बहू ने वो काम कर दिया जो अभी तक सासू माँ करती थी, ओह बहू मोटिवेट, क्या बात है, बहू मोटिवेट नहीं हो जाएगी, क्या ये काम मैंने करा, क्या बात कर रहे हैं। अरे समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सो ऑब्वियसली बात है सर, एक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट का बेटा फीलिंग हमेशा आएगा ही आएगा। फैसिलिटेशन ऑफ, आप एक्सपांसन बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि मैनेजर ने अपना टाइम अब फ्री अप कर लिया है। ऐसी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड कर सकती हैं, उन एक्टिविटीज पर अब वो ध्यान दे सकती है। अपने एग्जाम्पल में अब सासू माँ फ्री हो गई, अपना कुछ टाइम उन्होंने फ्री कर लिया है, तो अब छोटे बेटे के लिए बहू ढूंढ सकती हैं वो। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। सर जब भी आप डेलीगेशन करते हो सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड हायरार्की। का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उस हिसाब से ही तो चेंज होता जाएगा, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उस हिसाब से ही डिजाइन होता जाएगा जिस हिसाब से डेलीगेशन परफॉर्म हो रहा। अरे समझ रहे ना बात को। आओ मालिक, बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा, बेसिक लिखा है, और मेरा फेवरेट फिर आ गया बेटा, एक बेहतरीन केस स्टडी आएगी जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आप एज एन स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसका आंसर डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि वहां पर केस स्टडी में तो बहू बहू आएगा नहीं, सास वास कुछ आएगा नहीं, है कि तुम ढूंढ रहे हो कि हे सासू मां कहां हो। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना, आप समझना, मैं आपको एक छोटा सा कॉमन सेंस या छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, बस आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है या डेलीगेशन है। आप समझना मेरी बात को बेटा, दोनों में कॉमन क्या है पहले मैं बता देता हूं। सर डेलीगेशन में भी डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में भी डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ही होता है, मतलब दोनों में कॉमन तो है सर। लेकिन सर फिर अंतर क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस ये है, अगर डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो रहा हो विद इन द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन, और अगर डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो रहा हो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन।
समझाते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे हम हैं तो क्या गम है बेटा। मैंने बोला सर अगर डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हुआ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर एक व्यक्ति है, एक मैनेजर जो काम कर रहा है, उसने अपने ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ही ट्रांसफर कर दिया, मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसमें भी तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट होते होंगे। अरे हाँ या ना सर, लेकिन लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सेम, तो आंसर क्या होगा, डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन। लेकिन सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले पर्सन ने डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी किया है लोअर लेवल मैनेजमेंट पर, मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिफरेंट। आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। अरे बोलो, आओ पढ़ो। Those organization in which decision making authority lies with the top management. सर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारी की सारी डिसीजन लेने की पावर किसके पास हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, उनको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर यही डिसीजन लेने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस में 100 थोड़ी होते, 3 ही तो होते हैं, टॉप मिडिल और, तो सोच के देखो, टॉप वालों ने सारे डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास नहीं रखे, कुछ अपने पास रखे, कुछ मिडिल में मार दिए, कुछ लोअर में मार दिए, इसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज। देखो यही लिखा है, whereas those in which such authority is shared with lower levels are decentralized। अरे समझते क्या, समझना ही पड़ेगा बेटा। Decentralization explain the manner in which decision making responsibilities are divided among hierarchical levels। hierarchical level मतलब levels of management। आप मुझे बताओ, अभी डेलीगेशन पढ़कर आ रहे हो, वहां कई लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई थी? तो यही तो मैं जब से समझा रहा हूं। हाँ देखो उसको अब आया, अच्छा ओ, चलो मालिक, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बारे में लिखा है बेटा। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑर्गेनाइजेशन या तो होते हैं बेटा सेंट्रलाइज या तो होते हैं डिसेंट्रलाइज। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास हो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। लेकिन सर जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर हो जाए विद हायरार्किकल लेवल्स या विद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फिर मालिक एक छोटी सी थ्योरी लिखी है रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंस, की क्यों जरूरी है, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर सारे डिसीजन मेकिंग आपके घर में आपके पापा कर रहे हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने आपको डिसीजन लेने की पावर दी हो तो अब थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाते हो कि देखो यार डिसीजन मैंने लेने हैं, तो अपन को सारी चीजें देखना है, समझना है और मेक श्योर करना है कि डिसीजंस करेक्ट होने। क्या लिखा है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, आपको अपने ऊपर भरोसा, एंड कॉन्फिडेंस अमंग दी। A decentralization policy help to identify those executive who have the necessary potential to become। हो सकता है आप डिसीजन लेते लेते आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी आ जाए, आप इस लायक बन जाओ कि आगे जाकर आप एक बड़े लीडर बनो। वाह, चलो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अगेन बेटा आप फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार कर रहे हो। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपने अगर सारे डिसीजन लेने की पावर बेटा मैं रखूंगा तो डिसीजन डिले होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिसीजन लेने हैं तो कहीं ना कहीं तो देरी हो जाएगी। लेकिन मैं डिसीजन लेने की पावर को बांट दूं तो फिर कुछ डिसीजन मैं ले लूंगा, कुछ लोअर वाले ले लेंगे, कुछ मिडिल वाले ले लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। रिलीफ टू, अरे ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा उनका टाइम फ्री अप हो जाएगा, वो भी थोड़ा रिलैक्स करेंगे और हायर प्रायोरिटी वाली चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल। ठीक है बेटा, एक बेसिक है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगेन बेटा देयर इज अ टेबल विच इज शोइंग दी डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जरूर पढ़िएगा बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा मैंने इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के पर्पस से बनाए गए हैं। ये पीडीएफ सर आपको कहां मिलेगी, तो इसका जो कलर्ड वर्जन है इस पीडीएफ का वो मिलेगा आपको, कहां मिलेगा सर, लिंक में, तो वहां से आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। करें एक छोटा सा काम, साथ में रखें पीडीएफ और साथ में देखें लेक्चर, आपका काम हो जाएगा 101%। चलेगा साहब? सो आज हम रुकते हैं यहीं। थैंक यू सो मच, सी यू।
टेक केयर।